ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, क्लास में ये वैसे हमने ये क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए इस तरह के। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर था और इसके ऊपर हमने कोई ऐसे स्फेयर रखा, ठीक है, और फिर स्फेयर के रोलिंग के लिए एक्सेलरेशन निकाला, फ्रिक्शन निकाला, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल से ही, ठीक है, समझ, जैसे कि मान लो हम सेंटर पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर, बिल्कुल सेंटर पर ही एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर सेंटर पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, फ्रिक्शन कितना होगा। तो सॉल्व करने के लिए हमने बोला कि हम ऐसा करते हैं, इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। mg नॉर्मल और फ्रिक्शन एक्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो एक बार ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखी, F माइनस एफ एस इक्वल्स एम ए, और फिर रोटेशन की इक्वेशन लिखी, एफ एस टाइम्स आर इक्वल्स आई एल्फ़ा, ये 2/5 एम आर स्क्वायर ए बाई आर, ठीक है, ए बाई आर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अभी पता चल गई, ये वैल्यू आ रही थी 2/5 एम ए। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी पता चल गई और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पता चल गई, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हमने चेंज किया, मैंने बोला कि ऐसा उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा अगर हम, एक सेकेंड, मुझे इसको थोड़ा, इसको साइड में रखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर, ठीक। उस केस में क्या होगा अगर मान लो ये सारा अरेंजमेंट इंक्लाइंड सरफेस पर होता, ठीक है। अगर ये काम हम इंक्लाइंड सरफेस पर कर रहे होते, मान लो ये इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, ये मान लो इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस है, एक सेकेंड, अगर इंक्लाइंड सरफेस है फिर हम कैसे एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करते थे, तो वैसे ही कैलकुलेट करते थे, ठीक है। अब इसका ठीक है, अगर इंक्लाइन सरफेस पे होता तो सॉल्व करने के लिए इस बार हम बोलते इसके ऊपर ना mg साइन थीटा इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इधर mg कॉस थीटा एक्ट कर रहा है और नॉर्मल एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी सिचुएशन कोई बहुत अलग नहीं है। तुम अगर सोचो कि इंक्लाइन होने की वजह से क्या हुआ है कि सिर्फ डिफरेंस इतना आया है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है ना उसकी जगह mg साइन थीटा एक्ट कर, और जो वेट है वो डिक्रीज होकर के mg कॉस थीटा हो गया। सेम रिलेशनशिप, सिमिलर इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे बस f की जगह हमारा mg साइन थीटा आ जाएगा और माइनस एफ एस, ये एम ए के इक्वल होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 2/5 एम ए की इक्वल होगी, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद ये पिछले जो दो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने के बाद फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद, ये ऊपर जाएगा, ये +2/5, तो ये 7/5, 5/7, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 5F/7m, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 5F/7m आएगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आती है 2F/7, ठीक है। तो जितना एक्सटर्नल फोर्स
अप्लाई किया उसका 2/7 पार्ट फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो वैसे ही अगर इंक्लाइन वेज पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो इंक्लाइन वेज पर अगर बॉडी प्योर रोलिंग करके जा रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे भी अगर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, बस डिफरेंस आएगा कि एफ़ की जगह ना इन दोनों को सॉल्व करके भी यही रिलेशनशिप आएगा या इसी रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स की जगह mg साइन थीटा आ जाएगा और बस नॉर्मल की जगह mg कॉस थीटा। लेकिन नॉर्मल एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन में नॉर्मल का क्या काम है, तो ये वैल्यू तुम लिखोगे 5 mg साइन थीटा का मतलब g साइन थीटा अपॉन 7, ठीक है। और फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 2 mg साइन थीटा अपॉन 7, मतलब 2/7 mg साइन थीटा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा थीटा बढ़ेगा और फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, एक्सेलेरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा होगा। लेकिन पहले वाले केस में भी फोर्स कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा, और दूसरे केस में भी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे जाएगा डिपेंडिंग ऑन द थीटा। इंक्लिनेशन और बढ़ा दिया फिर से एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही हो जाएगा, भले ही एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज कर जाए, अब ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा अगर थीटा बढ़ गया, और ज़्यादा फ्रिक्शन एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना, तो एंगल बढ़ने के लिए एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए होता है, प्योर रोलिंग के लिए उतना ही ज़्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन भी आता है। तो एंगल जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा और फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स तो तुम्हें पता ही है, लेकिन इस तरह के केसेस में एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, तो न्यूटन्स लॉ प्रॉपर्ली ट्रांसलेशन रोटेशन के लिए अप्लाई किया, सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर मान लो कोई स्फेयर इस तरह से कर्व्ड सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये स्फेयर है हमारे पास और ये स्फेयर कर्व्ड सरफेस पे, या हो सकता है तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें कि इनर सरफेस पे ये बॉडी रोल करके ऊपर जा रही है। तो ऐसे किसी भी केस में अगर हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना हो या कोई फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या स्ट्रैटेजी, जैसे इसी केस में हम निकालना चाहते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलीज़ किया थीटा एंगल पर आने के बाद स्फेयर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट कर रहा है या नॉर्मल फोर्स कितना एक्ट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए ना हम सोचेंगे ये बॉडी प्योर रोलिंग करके जा रही है और इसका सेंटर ऑफ मास इस तरह से नीचे जा रहा होगा, ठीक है। तो इस स्फेयर के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से अप्लाई करेंगे, हम फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये होगा mg। फोर्सेस कौन कौन से अप्लाई करेंगे, तो फोर्सेस इधर की तरफ mg कॉस थीटा, टेंजेंट की तरफ mg साइन थीटा, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, सरफेस पर कुछ ऐसे एक्ट करेगा और साइमल्टेनियसली यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा किधर की तरफ, बैकवर्ड। ये सिचुएशन वैसी है ना जैसे कि, मतलब बिल्कुल सिमिलर नहीं है, लेकिन टेंजेंट के अलॉन्ग सोचोगे तो ये ऐसी है जैसे कि इस तरह का कोई इंक्लाइंड वेज रखा था, वेज पर ये स्फेयर रोल करके जा रहा है। तो इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग इसके पास एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन होना चाहिए। ये तो ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर है, हालांकि थोड़ा इसमें डिफरेंस है, लेकिन फोर्सेस ऐसे ही एक्ट करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास सिर्फ ट्रांसलेट करना चाहता है, रोटेट करने के लिए फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, नॉर्मल कितना होगा, तो पहले की तरह सॉल्व करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स सॉल्व करने के लिए ना हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे कि सेंटर ऑफ मास के पास अगर एक्सेलरेशन a है तो प्योर रोलिंग के लिए a/r एंगुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए। इक्वेशंस क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम इक्वेशंस बनेगी। टेंजेंट के अलॉन्ग इक्वेशन लिखेंगे, ये जो एक्सेलरेशन लिखी है ये टेंजेंट वाली एक्सेलरेशन लिखी है, तो टेंजेंट के अलॉन्ग इक्वेशन लिखेंगे mg साइन थीटा माइनस fs इक्वल्स m/at, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का
कि एक्सेलरेशन किधर है, टेंजेंट के अलॉन्ग 80 है। और वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, सॉरी वाई एक्सिस को भूलो, हमें तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन निकालनी है ना। और फिर रोटेशन की इक्वेशन लिखेंगे, रोटेशन की वैल्यू आएगी एफ एस, क्योंकि टॉर्क के लिए एफ एस ही है, वो 2/5 m/80 के इक्वल होगा। तो सॉल्व करके फिर से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तुम देखोगे ना, वो 2/7 mg साइन थीटा होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर से 5/7 g साइन थीटा की इक्वल होगी। ठीक है, तुम देख, लेकिन अब पिछले क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चंस में जो स्लोप था सरफेस का वो फिक्स था, थीटा सेम था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी जाती थी। लेकिन इस केस में क्योंकि एंगल कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, इंक्लिनेशन कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो तुम गेस कर सकते हो कि इंक्लिनेशन क्योंकि बढ़ता जा रहा है, तो इसकी इस बार सेंटर ऑफ मास की जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेम नहीं रहेगी। ठीक, इस बार स्टार्टिंग में तो जीरो रहेगी क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। जैसे जैसे नीचे आएगा ना एम जी साइन थीटा बढ़ता जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये इसको इसी तरह से सोच सकते हो, स्टार्टिंग में वेज है उसकी स्लोप कम है, फिर बाद में वेज की स्लोप बढ़ती जाए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तो ये कहानी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू इस कर्व्ड सरफेस पे चेंज होती जाएगी। अब उसके बाद सोचते हैं कि वाई एक्सिस में अगर ट्रांसलेशन की इक्वेशन इसी केस में लिखते तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती। तो पहले जो वाई एक्सिस में इक्वेशन लिख रहे थे ना, क्योंकि वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो पहले जो वाई एक्सिस की इक्वेशन थी उनमें तुम गेस कर सकते थे कि पहले जो हम वाई एक्सिस में इक्वेशन लिखते थे उनमें हम क्या लिखते थे, n = mg, और दूसरे की इस केस में क्या लिखा, एक सेकेंड, हाँ, तो पहले जो हम इक्वेशन लिखते थे ना, जैसे यहाँ पे ये n = mg होता था, ठीक, ये होता था n = mg। उसी तरह से यहाँ पर n = mg cos थीटा। यहाँ पे फोर्स बैलेंसिंग करते थे, क्योंकि इसके पास जो एक्सेलरेशन है ना सिर्फ सरफेस के अलॉन्ग होता था, सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता था। लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा है। सेंटर ऑफ मास इस तरह से, अगर इनकी रेडियस कैपिटल R स्मॉल r है, तो सेंटर ऑफ मास r + r रेडियस का सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल थीटा पोजीशन पर जब ये सेंटर ऑफ मास आएगा, तो इसके पास टेंजेंशियल के साथ साथ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी। तो वाई एक्सिस में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, तो वाई एक्सिस में n = mg cos थीटा नहीं लिखेंगे, वाई एक्सिस में लिखेंगे mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल्स मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है इस पॉइंट पर v² के। तो एक बार एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके थीटा पोजीशन पर स्फेयर के सेंटर की वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालेंगे, और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जैसे ही पता चल गई तो फिर वाई एक्सिस में इक्वेशन लिख करके नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू भी पता चल जाएगी। और इसमें ये क्वेश्चन तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ये तुम्हारे स्कोप में नहीं है। मैं थोड़ा समझाने के लिए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो बता रहा था। हालांकि तुम्हारे कोर्स में तो या तो इंक्लाइन वेज, नीट में ज़्यादातर इंक्लाइन वेज ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, वरना फ्लैट, उसके अलावा तीसरा कोई केस है ही नहीं। ठीक है, तो तुम्हें उतना सोचना नहीं है। लेकिन इसी केस में ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन नीट में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अगर हम टॉप ऑफ द वेज पर स्फेयर को रेस्ट से रिलीज़ करते हैं तो किस एंगल पर या किस पोजीशन पर आकर के ये स्फेयर सरफेस से कांटेक्ट लूज़ करेगा। जैसे पहले ब्लॉक के लिए क्या था, लेकिन ब्लॉक के पास सिर्फ ट्रांसलेशन होता था, लेकिन अब ये स्फेयर है रोल करते हुए नीचे जा रही, किस पोजीशन पर ये स्फेयर सरफेस से कांटेक्ट लूज़ करेगी। तो स्फेयर के सरफेस से कांटेक्ट लूज़ करने की कंडीशन भी पहले की तरह n को 0 करके निकाल लोगे। ठीक है, n को एक बार 0 करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दोगे। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन में जो इक्वेशन लिखेंगे
सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें सेंटर ऑफ मास की रोटेशन के लिए भी, ट्रांसलेशन के लिए भी इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी।